अभिजीत, एक क्वेश्चन पूछूं या स्टार्ट करने से या प्लीज। ये जूम की हम्म। जगह पे हम गूगल मीट पे करेंगे तो कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं क्या? क्योंकि गूगल मीट पे आई थिंक हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी एंड होती है उसमें? अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो अभी हम लोग क्योंकि बना दिया है एंड सबको भेज चुके हैं, तो इसी पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे को आप बताएंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, आपने जैसे बोला ना कि ये 40 मिनट्स होता है, तो आई थिंक वो गूगल मीट वाले में ये चीज कोई बात नहीं, लिमिटेशन मैंने नहीं होता है। सब्सिक्वेंट एक और शेयर किया हुआ है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम उस पे चले जाएंगे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है मैंने ठीक है। चैटबॉट में डाल दिया है, तो वंस ये कंप्लीट होता है सेकंड वाले में हम शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। आई थिंक वो कन्वीनियंट ठीक है। रहेगा, एवरीवन विल बी एबल टू डू दैट। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बहुत टाइम से पेंडिंग था एंड 2-3 हफ्ते से हो रहा था कि नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे। तो फाइनली आज हमने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को भी, सबको। एक स्टार्ट हुई है एंड अभी सब लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे, क्या नहीं होगा। बट यू नो स्टार्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि चाहे कोई भी फील्ड के लोग हों, अगर जो आप यू नो अर्न कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो उसको सही जगह पे डालना कितना ज़रूरी होता है। तो आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आर्ट साइड से हों, कहीं से भी हों, आपको पता होना चाहिए कि सही जगह पर पैसे कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर जो आप नहीं करोगे तो यू आर बेसिकली लूजिंग आउट ऑन मनी। तो ये कोर्स जो है, कंप्लीट कोर्स, वो उसी को केटर करेगा, नॉट जस्ट फॉर फुल टाइम ट्रेडर्स, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो कुछ और काम कर रहे हैं और साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो एक फर्स्ट स्टेप हमने इसमें रख दिया है, राइट। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक बेसिक्स का कोर्स आपको सबको शेयर किया था एंड वो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो, प्री रिकॉर्डेड कोर्स। जिन लोगों ने नहीं किया है उनको वो मेरे को मीटिंग के बाद प्लीज, इफ दे वांट इट, तो आप मेरे को भेज दीजिएगा मैसेज, मैं आपको भेज दूंगा, राइट। तो बेसिक्स का कोर्स करना क्यों ज़रूरी रहता है, इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अ, य अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, तो कहाँ पे गलती हुई है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोग कार चलाते हैं, तो कार चलाना सबको आता है, लेकिन अगर कार में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मशीन में कहाँ दिक्कत हुई है, कार रास्ते में बंद हो गई, तो क्या-क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हर किसी को नहीं पता होती है। इसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पर बैटरी है, कहाँ इंजन ऑयल है, कहाँ मोबिल ऑयल है, ब्रेक ऑयल कहाँ पड़ता है एंड ऑल दैट। तो उसी तरह से ये बेसिक्स का कोर्स था, ठीक है? तो जिससे आपको थोड़ा-सा बेसिक पता रहे कि स्टॉक मार्केट बना किस तरीके से है, उसमें कौन-कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं एंड ऑल दैट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी के पास ये नहीं है और उसको जानना चाहता है, तो वो मेरे को बाद में पिंग कर देंगे, मैं शेयर कर दूँगा उसको, ठीक है? तो सेम तरीके से मैं बता रहा हूँ, 2016 में एसबीआई ने स्टॉक स्प्लिट किया था, उसकी फेस वैल्यू ₹10 से 1 रुपए की हो गई। तो उस टाइम पे एसबीआई जो है वो 3000 के रेट के आस-पास चल रहा था। अगर जो आप लोगों को नहीं पता है कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और एसबीआई का स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे वो 3000 वाला शेयर जो है वो 300 के रेट पे चल रहा होता। तो इस वजह से वो बेसिक्स का करना ज़रूरी है, खाली टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग से कुछ नहीं होता है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेजरली 2 तरीके के एनालिसिस हम के बारे में हम बात करते हैं। एक बात होती है फंडामेंटल एनालिसिस की और एक बात होती है टेक्निकल एनालिसिस की, राइट? तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसमें बेसिकली
लोगों का मानना है कि आप कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ रहे हो, आप उसमें पार्टनर बन रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अ, आपको उसके फंडामेंटल्स पता हो। फंडामेंटल्स मतलब क्या काम करता है, कितना कमा रहे हैं, इनकी इनकम कहाँ से आ रही है, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, किन से लोन लिया है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आगे का फ्यूचर कैसा है, वो सारी चीज़ें पता करते हैं। और उसके बेसिस पे अगर उनको वो बिज़नेस अच्छा लगता है और उन्हें लगता है कि ये बिज़नेस आगे लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा, तो वो उसमें घुसते हैं, वरना वो उसमें नहीं घुसते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऑन द अदर हैंड वो क्या करते हैं कि वो प्राइस के पैटर्न्स को चेक करते हैं, चार्ट में देखते हैं, उन्हें न्यूज़ से, फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं होता है। वो देखते हैं अगर चार्ट अच्छा बाय सिग्नल दे रहा है, बाय अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, तो वो उसमें एंटर करेंगे और अगर सेल अपॉर्च्युनिटी होगा तो उसको सेल करेंगे। ठीक है? ठीक है? तो मोस्ट बिग प्लेयर्स, ठीक है? बिग प्लेयर्स कौन हो गए? एफआईआईज़ और डीआईआईज़ जो जो इसमें मेजर चंक पैसे का लगाते हैं, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, वो फंडामेंटल्स देख के कंपनी के और उसमें एंटर करते हैं। वो टेक्निकल साइड में नहीं जाते हैं। तो कोई भी अ, बड़े प्लेयर्स जो हैं, आपको ऐसा नहीं होगा कि वो बोल रहे हैं कि अरे यहाँ पे बहुत बढ़िया चार्ट में बहुत बढ़िया फॉर्मेशन दिख रहा है, इस वजह से हम इसमें घुस रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। उनको अगर जो लगता है कि ये कंपनी आने वाले एटलीस्ट 3 क्वार्टर 1 साल में अच्छा पैसा बनाएगी, तब वो उसमें एंटर करेंगे, वरना उसमें वो नहीं घुसेंगे। ठीक है? रिटेल प्लेयर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि हम फंडामेंटल एनालिसिस की डीप अ, तरीके से नहीं कर सकते जितना बिग प्लेयर्स करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली क्योंकि उनको बड़ा स्टेक लेना होता है, लंबे टाइम के लिए लेना होता है, तो वो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग भी करते हैं, फैक्ट्रीज़ भी विज़िट करते हैं, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है वो सब भी देखते हैं, रिपोर्ट पूरी बनती है। रिसर्च एनालिस्ट से बात करते हैं, उनको ये काम देते हैं और अगर जो सारी चीज़ें पॉज़िटिव आती हैं, तब उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम एज़ रिटेल प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको देखते हैं। अगर हमें लगता है, पसंद आ रहा होता है कि हाँ, ये ठीक है, तब हम उसमें एंटर करते हैं। लेकिन हम लोगों को कई सारी चीज़ें जो हैं, वो पता नहीं चल सकती, जो जो वो लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट से जाके बात कर सकते हैं। तो हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह से बहुत ही सरफेस लेवल पे होके रह जाता है, इन सो हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काफ़ी सही रहता है। रीज़न बीइंग कि अगर फंडामेंटली कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या उसमें बिग प्लेयर्स आ रहे हैं, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस से उसके बारे में पता चल जाता है। सो अगर कोई बिग प्लेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो उनके फुटप्रिंट्स हमें मिल जाते हैं। फुटप्रिंट्स क्या मतलब है कि अगर जो वो इन्वेस्ट करेंगे, तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम हमें उस स्टॉक में आते हुए दिख जाएगा, जो कि हमें चार्ट रीडिंग से पता चल जाएगा, राइट? सो अम, ये जो एक लाइन है, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक लाइन में अगर मेरे को बताना है, तो मैं यही बोलूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि बिग प्लेयर्स कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, हम उन्हीं के साथ एंट्री लेते हैं और उनके एग्ज़िट होने से पहले या हम हम भी वहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं। ये पूरे टेक्निकल एनालिसिस का एक ही क्रक्स है कि हमें मूवमेंट के साथ जो है हमें राइड करना है, हमें सही टाइम पे एंटर करेंगे, सही टाइम पे एग्ज़िट करेंगे तो हम उसमें पैसा कमा सकेंगे। हम अगर बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट जाएँगे तो हम उसमें पैसा नहीं कमा सकते, राइट? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, आई कैन क्लैरिफाई, अदरवाइज़ यहाँ से आगे चलते हैं। नो डाउट्स तो फिर आगे चलते हैं, ओके?
राइट। तो बात करते हैं फुटप्रिंट्स के बारे में, ठीक है? तो फुटप्रिंट्स के लिए मैं अभी थोड़ा-सा ब्रीफ में ही बताऊँगा ऑर्डर टाइप्स और बिड आस्क को देखते हुए। वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इसकी एक वीडियो बनाई हुई है, 2 की वीडियो होगी प्रोबेबली। मैं शेयर कर लूँगा अपना यूट्यूब लिंक ऑल्सो, वो आप उस पे देख लीजिएगा, राइट? ओके। तो ये मैंने ज़ेरोधा से ऑर्डर विंडो का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ओके? इसमें हम बात करने जा रहे हैं 2 मेजर आइटम के, ठीक है? तो ऑर्डर जब आप मार्केट में लगाते हैं तो 2 तरीके से लगा सकते हैं ऑर्डर। अगर लेट्स से हमें चाहे बाय करना हो, चाहे सेल करना हो। एक तरीका होता है मार्केट ऑर्डर होता है और दूसरा तरीका होता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है? तो दोनों के बारे में शॉर्ट में बताऊँगा। लेट्स से मेरे को किसी बाय करना है, ठीक है? तो एक बाय ऑर्डर होता है टाइम सेंसिटिव। मुझे ये लगता है कि मुझे अभी के अभी ये शेयर बाय करना है, चाहे मुझे किसी भी प्राइस पे मिल जाए, लेकिन मुझे चाहिए अभी। इन दैट केस मैं मार्केट ऑर्डर लगाऊँगा, ठीक है? तो जो भी अ, मार्केट में जो करंट रेट चल रहा होगा जिस पे सेलर्स प्रेज़ेंट हैं, वो मेरे उस रेट पे मेरे को ओएनजीसी का शेयर मिल जाएगा, ठीक है? और यही ऑन द अदर हैंड मैं मुझे अगर ये लगता है कि नहीं मेरे को अ, चाहे अभी मिले, चाहे 1 घंटे बाद मिले, चाहे कल मिले, परसों मिले, 1 महीने बाद मिले, उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को इसी प्राइस पे चाहिए। लेट्स से 117.9 पे मेरे को चाहिए, मुझे इस प्राइस पे खरीदना है। चाहे तुरंत नहीं मिले, थोड़े टाइम बाद मिले तो भी चलेगा। तो उस केस में मैं लगाऊँगा लिमिट ऑर्डर। सो ये मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा आगे का और कैसे प्राइस ऊपर-नीचे चलता है और इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे काम करते हैं। तो इसमें किसी को अगर डाउट है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के बीच में अगर किसी को डिफरेंस नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे को अभी बता दीजिए, इसको थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं हम। अदरवाइज़ हम आगे चलते हैं। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड ठीक है। 2 तरह के ऑर्डर हो गए, एक मार्केट ऑर्डर हो गया, एक लिमिट ऑर्डर हो गया। आई थिंक ये पेन की वजह से थोड़ा-सा स्लो चल रहा है, राइट? सो हमने ऑर्डर टाइप की बात कर ली, अब बात करते हैं मार्केट डेप्थ के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर और एक लिमिट ऑर्डर। अगर जो हमने लिमिट ऑर्डर लगाया है, तो हमारा जो प्राइस है, हमें कितने पे परचेज़ करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम बायर हैं, तो वो इस विंडो में आ जाएगा जाके और अगर हम सेलर हैं, तो वो इस विंडो में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मार्केट डेप्थ है, वो इस तरह से बना होता है कि बायर के लिए जो सबसे सही प्राइस दे रहा है सेलर वो सबसे ऊपर होगा और सेलर के लिए जो सबसे बढ़िया प्राइस दे रहा है बायर वो मार्केट में ट्रांज़ैक्शन कब होगा? मार्केट में ट्रांज़ैक्शन तब होता है जब बायर और सेलर के प्राइसेज़ जो हैं वो मैच कर जाते हैं, ठीक है? तो अब मान लेते हैं कि कोई अम, बड़ा प्लेयर है वो हिंद ज़िंक में इन्वेस्ट करना चाहता है एंड उनको लेट्स से 1 लाख शेयर्स परचेज़ करने हैं, ठीक है? अगर वो उसका मार्केट ऑर्डर डालते हैं, तो क्या होगा कि अ,
1 लाख शेयर्स परचेज करने के लिए मार्केट ऑर्डर पे तुरंत के तुरंत, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है, तो 188 क्वांटिटीज उनको मिलेंगी 210 पे। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वांटिटीज मिलेंगी 210.60 पे। नेक्स्ट 100 क्वांटिटीज मिलेंगी 210.65 पे, और इस तरह से नीचे नीचे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक उनके पूरे 1 लाख शेयर्स उनको नहीं मिल जाते। तो जब कोई मार्केट ऑर्डर डालता है तो क्या होगा, उस पीरियड में क्या होगा, जो प्राइस है वो अचानक से 210.55 से बढ़ जाएगा, और बढ़ के जहां तक 1 लाख शेयर्स कंप्लीट नहीं होते, तो लेट से ये 211.50 पे जाके कंप्लीट हुआ टोटल मार्केट ऑर्डर, तो हमारा प्राइस जो है वो 211.5 पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि अगर जो बायर साइड जो है स्ट्रांग हो, अगर वहां पर कोई स्ट्रांग बायर होगा, तो अचानक से प्राइस बढ़ जाएगा और ऊपर चला जाएगा। और यही अगर जो सेलिंग साइड में कोई स्ट्रांग सेलर बैठा होगा, तो वो क्या करेंगे, वो मार्केट ऑर्डर डालेंगे, तो अपना प्राइस जो है वो कंप्लीट करने के लिए ये नीचे नीचे जाता रहेगा। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर जो कोई बायर स्ट्रांग जाएगा ऊपर, और अगर जो सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस जाएगा नीचे। ठीक है। इस तरीके से ये बाय और सेल की वजह से मार्केट में प्राइस ऊपर और नीचे जाता है। ठीक है। तो बुल्स अगर स्ट्रांग हुए तो मार्केट ऊपर जाएगा, बेयर्स अगर स्ट्रांग हुए तो मार्केट नीचे जाएगा। अब इसमें जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन डालते हैं जनरली मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का। एज एन एग्जांपल लेट से उनको 1 लाख शेयर्स परचेज करने हैं, तो वो क्या करेंगे कि 20,000 के लॉट्स में मार्केट ऑर्डर डालेंगे। ठीक है। तो 20,000 लेट से उन्होंने डाले, ये खाली एक एग्जांपल है, फिक्स्ड नंबर नहीं है। तो लेट से उन्होंने 20,000 डाला, तो उसमें क्या होगा कि 20,000 शेयर्स एग्जीक्यूट होंगे, उसमें प्राइस ऊपर जाएगा, फिर वो वेट करेंगे जब तक वापस नीचे नहीं आता, फिर जैसे ही नीचे आता है फिर 20 डालेंगे, फिर 20 का और एक और लॉट डालेंगे, इस तरह से करके कंप्लीट करेंगे। राइट। इसके बारे में और बात करेंगे डिटेल में जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट में प्राइस ऊपर और नीचे जाता कैसे। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर इसके बारे में बताना हो तो ये कि अगर जो बायर स्ट्रांग है, बाय साइड में बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको प्राइस अभी चाहिए शेयर, तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर सेलर स्ट्रांग है जिनको अभी के अभी बेचना है, तो प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े, कोई डाउट यहाँ तक में? एक क्वेश्चन है अभिजीत, हाँ पूछिए। जैसे अभी करंट विंडो में हम रेड वाले नंबर्स का टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 298 है, हाँ, और लेफ्ट वाले का 247 है, यानी कि हमारी सेल साइड में अभी ज़्यादा सेलर्स ज्यादा है। तो लोग हैं। इसका मतलब करेक्ट। इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो ट्रेंड होगा वो अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा, नहीं, चार्ट पे अगर जाएंगे तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इस इंस्टेंट पे टोटल ऑर्डर्स एक्सचेंज पे कितने गए हुए हैं वो दिया हुआ है। ठीक है। तो ओके। करीब करीब 3 लाख लोग जो हैं वो बेचने को तैयार हैं, लेकिन किस प्राइस पे बेचने को तैयार हैं वो आपको इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है। करंट इंस्टेंट में इफ यू लुक, तो इसमें जो है मतलब लिमिट ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो खाली 188 क्वांटिटी जो है 210 पे जाएगा। ठीक है। अब हो सकता है इस 298 में किसी ने ये भी डाल रखा होगा कि भाई 220 जाएगा तो मैं बेचूंगा, वरना मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है। तो उस इंस्टेंट में ज्यादा सेलर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो प्राइस नीचे ही जाएगा। लोग वेट कर रहे हैं प्राइस पे आने पे, जब वहां आएगा तब वो बेचेंगे। ठीक है। खाली इस इंस्टेंट पे हमें ये पता है कि अभी सेलर ज्यादा है। ठीक है। ठीक है, तो इससे बस हमें ये पता है कि कि सेल फिलहाल, साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है, उसकी रेट के बारे में कुछ भी सी वॉल्यूम हमको। नहीं, ये वॉल्यूम नहीं है, ये एग्जीक्यूटेड वॉल्यूम नहीं है, ये सिर्फ ये है कि इतने ऑर्डर्स अभी मार्केट में पड़े हुए हैं। ठीक है। किस रेट पे पड़े हैं वो हमें इससे नहीं पता चल रहा है।
ओके, क्लियर हो गया? हाँ, तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देख के अगर हमें हम्म। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज डिराइव करनी है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इस पर्टिकुलर विंडो को देख के क्या सीख खाली मिलेगी फिर खाली हमें? इस विंडो को देख के क्या होता है, मार्केट डेप्थ लोग इस उससे देखते हैं। देखिए, एक चीज तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे 2871 क्वांटिटी है 210.2 तो आपको ये पता है कि काफी सारे जो बाय ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। जब इस विंडो से हमें खाली ये निकालना होता है कि जब आप कोई स्टॉक खरीद रहे होते हो या बेच रहे होते हो तो आपको बेस्ट प्राइस क्या मिलने वाला है, ठीक है। एज अ बायर आपको पता है कि आपको बेस्ट प्राइस ये मिल रहा है, अगर जो इतनी क्वांटिटी से ज्यादा आपको लेना है तो नेक्स्ट बेस्ट ये मिल रहा है, फिर नेक्स्ट बेस्ट ये मिल रहा है, इस तरह से आपको पता चलेगा, ठीक है। इससे ज्यादा इससे कुछ हमें नहीं मिलता है। तो ऑल्सो आगे चल के जब हम ऑप्शंस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में ना बिड और आस्क में प्राइस में काफी काफी डिफरेंस होता है। जो इलिक्विड हम्म। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें ज्यादा बायर्स और सेलर्स नहीं होते हैं, उसमें क्या होगा, ये तो मिल रहा होगा 200 रुपये पे और ये मिल रहा होगा 220 रुपये पे, ठीक है। तो हम्म। अगर मार्केट ऑर्डर डाल दिया, आपने इधर तो देखा 210 LTP चल रहा है, उसको देख के आपने हम्म। मार्केट ऑर्डर डाल दिया बाय का, ठीक है। तो वो आपका सीधे नेक्स्ट बेस्ट ऑर्डर टू विच इज 220। ओके, तो हमारी लिमिट इंक्रीज हो गई है, वी डोंट नीड टू गो टू अनदर विंडो। इज दिस करेक्ट? राइट। तो ये समझ में आया आपको? इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ में आया आपको? हाँ। ठीक है। एनीवन एल्स इस स्लाइड में किसी को कोई और प्रॉब्लम? चैट विंडो पे किसी ने कुछ डाला हुआ है? नो सर। चले फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये कौन कर रहा है यार? चलें नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। तो ये एक चार्ट का स्नैपशॉट है, टिपिकली जैसा दिखता है बाय डिफॉल्ट। किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट बना होता है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट आज के टाइम पे सबसे वाइडली यूज्ड चार्टिंग टेक्निक है। तो हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और इस चार्ट में आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर जो आप अम, इसमें देखिए, अगर जो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि ऑन एन एवरेज जो बायर्स हैं या स्ट्रांग हैं उनको ये स्टॉक परचेज करना है अभी के अभी। तो इस वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है इसका मतलब ये है कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है बायर्स से, ठीक है। ये अब तक सबने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा और मालूम होगा कि ये क्या होता है, कैंडलस्टिक कैसे बनता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मेंशन ज़रूर से करेंगे। तो कैंडलस्टिक चार्ट में इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें प्राइस एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है, ठीक है। सो एक पॉइंट में हमको उस स्टॉक का ओपन, हाई, लो और क्लोज चारों हमें मिल जाते हैं। अगर हम लाइन चार्ट करेंगे तो हमें 4 लाइन चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर हम बार चार्ट यूज करते हैं तो उसमें
कलर नहीं दिया होता है तो विजुअली वो थोड़ा सा लेसर है इससे, ठीक है। तो दो तरह के कलर्स में रहता है, रेड और ग्रीन। अभी ट्रेडिंग व्यू में और कस्टमाइज करने के और भी कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें कोई सा भी कलर आप अपने कैंडल्स को दे सकते हो। वाइट और ब्लैक यूज कर सकते हो या कुछ भी, लेकिन मोस्टली जो बाय डिफॉल्ट यूज होता है वो रेड होता है और ग्रीन होता है। तो एक कैंडल जो है वो एक टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। सो लेट से मान लेते हैं ये 1 डे का चार्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है। तो एक दिन में आ, किसी स्टॉक का प्राइस किस रेट पे खुला था, ठीक है। खुलने के बाद वो सबसे नीचे कहाँ तक गया, सबसे ऊपर कहाँ तक गया, और इवेंचुअली क्लोज कहाँ हुआ है, वो आपको इसमें से पता चल जाएगा, ठीक है। और आई कैन सी कि इसमें कलर्स कुछ अलग दिए हुए हैं। ये ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, तो फिर ये होना चाहिए ग्रीन, ये होना चाहिए ग्रीन, और ये वाला होना चाहिए रेड। कैंडल स्टिक में किसी को कोई प्रॉब्लम, जिसको अभी तक नहीं पता है कि ये कैसे बनता है, प्लीज मेरे को अभी बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी टाइम पीरियड में किसी स्टॉक का ऊपर गया है तो अपना जो कैंडल स्टिक है वो ग्रीन कलर में आएगा, और अगर जो उसी टाइम पीरियड में प्राइस नीचे गया है तो वो रेड कलर में आएगा, ठीक है। ये क्लियर है। और आई कैन सी इसमें कलर जो है वो डिफरेंट दे रखा है, जो कि गलत है, मैंने अभी ध्यान दिया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब कैंडल स्टिक रीड करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हमें ये करनी है कि हमें ये पता होना चाहिए कैंडल को देख के कि किधर ओपन हुआ, किधर क्लोज हुआ, हाई लो कहाँ पर है। और अगर 2 या 3 या 6 कैंडल्स एक साथ हम ले लें तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा। ओके, तो इसमें इफ यू कैन सी, मैं दोनों कैंडल्स इंडिविजुअली के बारे में बात करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो खाली ये ग्रीन कैंडल को देखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये ओपन इधर हुआ होगा, ठीक है, दिस इज आवर ओपन, ठीक है। लो इधर गया है, हाई यहाँ है, और इस प्राइस पे जाके वो क्लोज हुआ, ठीक है। और इस प्राइस पे जैसे ही क्लोज हुआ, अपना टाइम पीरियड खत्म हो गया, टाइम वो नेक्स्ट कैंडल बननी शुरू हुई। तो नेक्स्ट कैंडल का ओपन ये है, हाई इधर आया, लो इधर आया, और नेक्स्ट कैंडल क्लोज इधर हुई है, ठीक है। तो लेटेस्ट से अगर ये 30-30 मिनट्स की कैंडल्स हैं, ये 30 मिनट से ये 30 मिनट्स हैं, ये 30 मिनट्स हैं, तो टोटल 1 आवर हो गया है। अगर 1 आवर में हम देखेंगे कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ था, तो प्राइस की ओपनिंग हुई थी इस लेवल पे, ठीक है, ये हमारा प्राइस है। हाई क्या है इसका, मैक्सिमम ऑफ इसका हाई एंड मैक्सिमम ऑफ इसका हाई, तो ये वाला हाई अगर जो मैक्सिमम है तो लेट से ये अपना हाई हो गया, लो ये हो गया, ठीक है। और क्लोज जाके कहाँ हुआ, 1 आवर के बाद ये नीचे इधर जाके क्लोज हुआ, तो ये हमारा क्लोज प्राइस हो गया, राइट। तो इफ यू कैन सी ये ओपन ऊपर हुआ था और क्लोज नीचे हुआ, इसलिए कलर जो है इसका रेड है, और हमें ये कैंडल मिलती है। ये कंसेप्ट में किसी को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी बता दीजिए, इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी को। ओके, मेरे को पता नहीं है कि कौन कौन अटेंटिव है और कौन कौन नहीं है, तो प्लीज एक बार सब लोग चैट बॉट में जाकर यस टाइप करेंगे प्लीज। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू।
ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन आपको क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। राइट। तो जिस तरह से हमने 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन किया है, ये 6 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है एंड आई एम होपिंग ये सब लोगों को क्लियर रहेगा कि ये कैसे हमारा बना है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग आगे के कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने और समझने जा रहे हैं। राइट। तो ये लेट्स से 6 1 2 3 हाँ, टोटल 6 कैंडल्स हैं। ठीक है। पीरियड की स्टार्टिंग हुई है सबसे पहले कैंडल के ऊपर। तो हमारा ओपन इधर आ गया। इसमें मैक्सिमम हाई कहाँ गया है? इस 6 कैंडल्स का हाई जो है वो हमारा हाई बनेगा। इस 6 कैंडल्स का लो जो है वो हमारा लो बनेगा। और लास्ट कैंडल का क्लोज हमारा क्लोज बनता है जो कि इधर आ गया। ठीक है। उससे हमें ये कैंडल जो है पूरी कंप्लीट मिलती है। ठीक है। एंड इट इज अ ग्रीन कैंडल क्योंकि अपना ओपन इधर हुआ था और क्लोज यहाँ जाकर हुआ है। राइट। ओके। लेकिन अगर हमें इस कैंडल को स्प्लिट करना पड़े तो क्या ये पॉसिबल है? कहने का मतलब ये है, लेट से ये एक एक आर की कैंडल है और टोटल ये मिलके हमें 6 आर की एक सिंगल कैंडल। ठीक है। तो क्या हम इस कैंडल को देख के बता सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हमारा प्राइस गया होगा? तो वो चीज़ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्राइस इधर खुला है, यहाँ से खुलने के बाद वो सबसे ऊपर हाई इधर गया है, फिर लो इधर गया है, फिर हाई गया है, फिर हाई गया है और इवेंचुअली इधर क्लोज हुआ है। ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से खुलने के बाद वो पहले नीचे चला गया है, फिर ऊपर चला गया है, फिर इधर क्लोज हुआ है, ये भी ऑप्शन है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम वाली किसी कैंडल को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस किस तरह से गया है वो हमें पता होना चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल हमारी स्ट्रैटेजी या हमारी टेक्निक हमें मजबूर करे कि हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है। तो एनालिसिस वाली टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनी है वो नीचे किस लेवल पे बनी होगी वो पता लगाना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर हमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन इस लेवल पे मिल रहा है हायर टाइम फ्रेम के लेवल पे, तो हमें नीचे वाले टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है। ठीक है। क्योंकि अगर जो हम लेट से ये 1 आवर की कैंडल है उसको हम 15 मिनट के उसमें करेंगे, तो फिर ये 15 मिनट जो है वो फर्दर 5 मिनट की 3 कैंडल बनेगी। फिर वो 5 मिनट की कैंडल जो है 1 मिनट की 5 कैंडल्स बनेगी। तो इस तरह से हम बहुत नीचे नीचे ड्रिल डाउन करते रहेंगे जिसका कोई एंड नहीं होगा। तो इसलिए जिस टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज कर रहे हैं उस पे अगर जो हमें कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिल रहा है, हमें पता है उसका क्या मतलब है और उसकी वजह से हमें क्या पोजीशन लेनी है, तो दैट शुड बी सफिशिएंट, मोर देन इनफ। हमें उसको स्प्लिट करके नहीं देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमें इससे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है या कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से कैंडल्स बनी है। ऑल राइट। ठीक है। मूविंग ऑन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो मैंने एक सिंपल गूगल सर्च किया है कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से, और इमेजेस में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऑलरेडी कैंडलस्टिक पैटर्न के पेजेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसके बारे में मैं बात करूंगा, उसका कोई फायदा है नहीं।
मैं आपको एक इसको देखने का और पढ़ने का एक डिफरेंट नज़रिया आपको बताऊँगा, व्हिच विल सिम्प्लीफाई ऑल द थिंग्स। तो इस इमेज में अगर आप देख सकते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम पे बहुत बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है? कुछ पैटर्न्स को मैंने एन्यूमरेट यहाँ पर कर रखा है। तो आपने ये नाम सुना, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हैंगिंग मैन, हैमर, डार्क क्लाउड, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस तरह से कितने सारे पैटर्न्स हैं जो इसमें बने हुए हैं। इस पे लोगों ने थीसिस लिखी हुई है, किताबें लिख रखी हैं, कौन से पैटर्न का क्या मतलब होता है, अगर ये मिले तो क्या करना चाहिए, कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, वो सब लोगों ने बहुत सारा लिख रखा है, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करके आपके सामने रखूँगा। तो अकॉर्डिंग टू मी इन सारे पैटर्न्स का नाम याद रखना, इसका क्या मतलब होता है, ये बेयरिश है कि बुलिश है कि इसको क्या करना है, उसको समझने का एक तरीका है, ठीक है? ये सारे पैटर्न्स को मैंने कॉम्पैक्ट करके एक रूल दिया है, ठीक है? तो ये दिस इज़ नोन एज़ अ टू स्टेप चीट शीट, ठीक है? एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैंडल्स हैं उसको कंबाइन कैसे करना है, ठीक है? तो जितने पैटर्न्स हैं वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह से हमें पता होना चाहिए, दिखना चाहिए कि कैसे दिखते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको कंबाइन करके सिंगल पैटर्न जब बना देंगे तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो बुलिश है कि बेयरिश है, हमें ये पता होना चाहिए। तो हमें मल्टीपल कैंडल पैटर्न अ, याद रखने के, नाम याद रखने के कैसे करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है वो पता होना चाहिए। वो इन 2 स्टेप से हमें पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये 2 स्टेप्स हमें कैसे करने हैं, हमने ये फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? कि हमें पता होना चाहिए कि कैंडल को कंबाइन कैसे करना है। एक मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एनीवेज़ दे रखा है, ठीक है? सो दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज़ अ 3 कैंडल पैटर्न, ठीक है? पहले उसमें प्राइस नीचे गिरता है, फिर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनती है और उसके बाद गैप अप होके प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है? इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, लेकिन इस तरह से हज़ारों पैटर्न हमारे सामने आएँगे तो हमें उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ ये पता होना चाहिए कि इन तीनों पैटर्न का टोटल कॉम्बिनेशन हमें क्या बन के आता है, ठीक है? मैंने इसको मैनुअली ड्रॉ कर रखा है कि ये 3 कैंडल में हमें क्या मिलता है, ठीक है? तो हमें इसमें हमारा प्राइस ओपन हुआ है इस लेवल पे, उसके बाद ये ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है एंड इवेंचुअली यहाँ पे आके खत्म हुआ है, ठीक है? तो ये बुलिश पैटर्न है कि बेयरिश पैटर्न है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये रेड कैंडल है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है? तो ये बुलिश पैटर्न कैसे हुआ उसको डिसाइड करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन हमने कवर कर लिया है कि क कंबाइन कैसे करना है और उसके बाद उसका व्हाट डज़ इट सिग्निफाई, वो इससे हमें पता चलेगा, ठीक है? तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि कैंडलस्टिक जब फॉर्म होती है, तो उसका क्लोज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैंडल कहाँ पे क्लोज़ होने जा रही है, ठीक है? तो कैंडल की जो कंप्लीट रेंज है, उस रेंज में से किधर वो क्लोज़ होगी वो डिटरमाइन करेगा कि वो कैंडल जो है वो बुलिश है कि बेयरिश है। तो अगर जो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जिसमें अपना हाई इधर है, लो इधर है और वो क्लोज़ इस साइड पे जाके हुआ है। तो वेदर इट इज़ अ रेड कैंडल या फिर वो ग्रीन है, कितने टाइम फ्रेम की कैंडल बनी है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही बुलिश कैंडल है, ठीक है? और इसी तरह से हमने ज़ोन्स डिवाइड कर रखे हैं। ये खाली एक मतलब बुलिशनेस और बेयरिशनेस को क्वांटिफ़ाई करने के लिए ये नंबर्स दे रखे हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उसके
हर बार नापना है और बताना है कि ये वेरी बुलिश है कि बुलिश है कि न्यूट्रल है, ठीक है? ये आपको एक आइडिया देगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आगे चल के आप कैंडल को देख के आप बता पाओगे कि ये बुलिश प्राइस एक्शन है कि बेयरिश प्राइस एक्शन है कि न्यूट्रल है, ठीक है? अब इस रूल को मैंने अ, तोड़ के 2 पार्ट में ऑलरेडी कर दिया है और सामने बना दिया है, ठीक है? तो ये हमारी बुलिश कैंडल्स हो गई हैं। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो जो क्लोज़ है सारे के सारे ये आप देखिए ये इसमें क्लोज़ सबसे ऊपर हुआ है, ठीक है? इसमें भी क्लोज़ हाई के पास हुआ है, तो ये दोनों जो हैं वो सबसे ज़्यादा बुलिश हैं। ये वाली अ, कम बुलिश इसलिए है ओवर अ पीरियड ऑफ सेम पीरियड में जब ये ओपन हुआ था तो प्राइस इनिशियली नीचे गया था, उसके बाद ऊपर आके क्लोज़ हुआ है, ठीक है? और इसमें क्या हुआ था प्राइस नीचे ही ओपन हुआ है और सेम टाइम पीरियड में ऊपर ही ऊपर गया है, नीचे नहीं गया है, ठीक है? इसलिए इसको हम सेकंड मोस्ट बुलिश बोल रहे हैं। लेकिन क्लोज़ हमें बता रहा है कि ये दोनों इक्वली बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है? फिर ये नॉर्मल बुलिश है क्योंकि इसमें एक विक हमें दिख रही है ऊपर, ठीक है? और प्राइस हाई पे जाके थोड़ा-सा रिट्रेस होके नीचे आया है। न्यूट्रल वाली कैंडल न्यूट्रल इसलिए क्योंकि ये बीच में है। इसमें जब प्राइस खुला था उसके बाद सेलिंग भी आई है, बाइंग भी आई है, इवेंचुअली बायर्स और सेलर्स की आपस में लड़ाई हुई है और एंड में वो बीच में जाकर बंद हो गया। और ये वाली कैंडल को लीस्ट बुलिश या फिर बेयरिश हम बोल सकते हैं क्योंकि प्राइस नीचे खुला था, प्राइस ऊपर गया है लेकिन वहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने प्राइस को पुश किया है नीचे और इवेंचुअली यहाँ पर नीचे आया। तो लास्ट प्राइस एक्शन क्या था, ठीक है? तो इस केस में बंद होने से पहले-पहले हमारे सेलर्स एक्टिव हो गए थे और सेलर्स जीत रहे हैं और उन्होंने बायर्स को नीचे पुश कर दिया है। तो दिस इज़ लाइक अ टग ऑफ वॉर खींचातानी चल रही है जिसमें हमारे सेलर्स जो हैं इस वक़्त जीत रहे हैं, उन्होंने बायर्स को नीचे धकेल रखा है। तो इसलिए इवन दो ये ग्रीन कलर में क्लोज़ हुआ है, ये एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है? इ अ, चाहे सिंगल कैंडल पैटर्न हो या कॉम्बिनेशन हो 2 कैंडल पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न, मल्टीपल कैंडल पैटर्न कितने भी हों, उसका कॉम्बिनेशन अगर इस तरह से बन के आ रहा है, तो वो एक बेयरिश कैंडल पैटर्न माना जाएगा, ठीक है? और इसमें चाहे ये रेड कलर का हो, चाहे ये ग्रीन कलर का हो, अगर जो नीचे इस तरह से बंद हुआ है, तो मोस्टली ये बेयरिश कैंडल रहेगा, ठीक है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, इसी कांसेप्ट पे के बेसिस पे हमारा आगे का पूरा टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। और ये हमारा जो बोलना चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक है, चाहे हम आगे चल के कोई-सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, उसमें कैंडल पैटर्न और प्राइस एक्शन का क्या मतलब है, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें किसी को अगर कोई डाउट है, तो वो मेरे से पूछ लीजिए। एक बार मैं आपको रेड वाले कैंडल्स भी दिखा देता हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, तो सिमिलरली जैसे मैंने वहाँ दिखाया था वैसे ही ये रेड वाले कैंडल्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि प्राइस यहाँ पे सबसे नीचे बंद हो रहा है, सबसे नीचे बंद हो रहा है तो ये दोनों मोस्ट बेयरिश हैं। ये वाला थोड़ा-सा लो से थोड़ा ऊपर आके बंद हुआ है तो ये नॉर्मल बेयरिश हैं, ये न्यूट्रल है और ये ऊपर बंद हुआ है तो ये लीस्ट बेयरिश या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है, ठीक है? तो इसको बुलिश हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब ये ओपन हुआ था इसलिए और नीचे आया था, इसमें सेलिंग आई थी। लेकिन इस लेवल पे आके बायर्स एक्टिव हो गए और बंद होने से पहले-पहले ये पूरा इसको प्राइस ऊपर लेके गए हैं। तो जिस टाइम ये बंद हुआ है, उस टाइम हमारे बायर्स एक्टिव हो रखे हैं, इसलिए ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ लीजिए क्योंकि इसके ये आगे चल के सारे हमारे जो भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे, जो भी वो होगा, उसमें ये बहुत ज़रूरी है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए यहाँ पे। ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जैसा मैंने आपको बताया सारे हमारा एनालिसिस बेस्ड रहेगा, ठीक है?
और ठीक है, और हम लोग को जो कैंडलस्टिक पैटर्न ऑनलाइन मिल रहे हैं, आप उसको देखिए, ज़रूर से पढ़िए उसके बारे में, लेकिन उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई थ्योरी का पेपर नहीं दे रहा है, पास या फेल का मतलब नहीं है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए। और इसका प्रैक्टिकल यूज़ जो है मैंने आपको सामने बता दिया है कि इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कंबाइन करके टोटल प्राइस एक्शन क्या चल रहा है उसमें, कहाँ से प्राइस शुरू हुआ था, किधर गया और कहाँ जाके बंद हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बेयर्स स्ट्रॉन्ग है कि बुल स्ट्रॉन्ग है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है? सो अभी तक हमने बात करी है कि प्राइस कहाँ क्लोज़ हो रहा है, कहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है? हमने साइज़ के बारे में बात नहीं करी है। ठीक है? तो उसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स मैंने डाल रखे हैं, जो कि आगे चल के काम आएँगे। तो लेट्स से कि एक बुलिश कैंडल बनती है जो 10 पॉइंट की है, और एक बुलिश कैंडल बनती है जो 40 पॉइंट्स की है। तो ऑब्वियसली दोनों की के एनालिसिस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है? उसको कैसे रीड करना है वो मैंने आपको इस स्लाइड में लिखा हुआ है। तो अगर जो नॉर्मली जो कैंडल के साइज़ हैं उससे अचानक से 2-3 टाइम्स साइज़ जो है बढ़े और एकदम वेरी बुलिश कैंडल बने, तो इसका मतलब ये है कि सडनली जो बायर्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, उन्होंने प्राइस को ऊपर धकेला है और इसकी चांसेस हैं कि ये मोमेंटम अब कंटिन्यू होगा और प्राइस और आगे जाएगा, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम उस एक ही कैंडल में अगर सीधे 10 टाइम्स बुलिश एक्शन हो गया और एकदम प्राइस लोगों ने बायर्स ने ऊपर भेज दिया, तो उसमें कई बार चांसेस होती हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आए। कई लोग जो हैं उसमें देखेंगे कि अच्छा प्राइस है और इसमें से निकल जाना ठीक रहेगा, और हो सकता है कि मूव अप खत्म हो गया है, वहाँ से अब प्राइस रिट्रेस करेगा, एक थोड़े बेटर लेवल पे आएगा और उसके बाद अ, ऊपर दोबारा से जाएगा, ठीक है? अगर बहुत ही छोटा-सा कैंडल साइज़ जो है अपने नॉर्मल से बहुत छोटा दिख रहा है, तो चाहे वो वेरी बुलिश हो या वेरी बेयरिश हो, उस पे हम अपना एनालिसिस बेस कम करेंगे। इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे ना बायर ना सेलर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तो एक छोटे से वॉल्यूम ने ही वो अम, प्राइस एक्शन जो है बना दिया है। ठीक है? तो उसमें स्ट्रेंथ तो दिख रही है, लेकिन हम उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव एकदम से आए और वो एकदम से पलट जाए उस चीज़ को, ठीक है? तो उस पे हमने ध्यान कम देना है। अगर वो वेरी बुलिश या वेरी बेयरिश हो तो। अगर जो वो न्यूट्रल कैंडल्स बन रही है, तो जो भी न्यूट्रल कैंडल्स का जो हम एनालिसिस होता है वो यही होता है कि अभी बुल्स और बेयर्स में से कोई भी नहीं जीत रहा है। तो वो तो एनीवेज़ वो वैलिड है। ठीक है? अ, ओके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर जो न्यूट्रल कैंडल्स एक साथ हमें दिख रही हैं, 2-3 न्यूट्रल कैंडल्स दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि इस वक़्त बुल्स और बेयर्स दोनों में फाइट हो रही है। बायर्स अपनी डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, सेलर्स अपनी डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, जिसकी वजह से प्राइस जो है उसी जगह पर काफ़ी टाइम से टिका हुआ है। जितने बाय ऑर्डर्स पड़ रहे हैं, उतने ही सेल ऑर्डर्स पड़ रहे हैं। और प्राइस मतलब उस सिक्योरिटी का वो एकदम सही प्राइस है उस इंस्टेंट पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे वो सही प्राइस है उसका, ठीक है? तो वो क्या दिखाता है कि इस वक़्त दोनों के बीच में अच्छी फाइट चल रही है और इवेंचुअली जो भी जीतेगा वो इस प्राइस को अपनी डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो अगर जो नंबर ऑफ बाय ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे तो प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है? और अगर जो न्यूट्रल कैंडल बनती है और बहुत बड़े साइज़ की बनती है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। पहले बायर्स एक्टिव हुए, फिर सेलर्स एक्टिव हुए, या
पहले सेलर्स एक्टिव थे, फिर बायर्स एक्टिव हुए और बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर-नीचे आ रहा है। मेबी उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अम, उसमें मतलब कोई र्यूमर चल रहा है जिसकी वज़ह से लोगों को पता नहीं है कि किधर जाना चाहिए और गैम्बलिंग कर रहे हैं, बेट्स लगा रहे हैं। तो ऐसे में वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा साइड में बैठ के पहले प्राइस एक्शन अच्छा प्राइस एक्शन और मूवमेंट हो उसका हमें वेट करना चाहिए, ठीक है? अभी इसको पूरे को मैंने बता दिया आपको कि 2x साइज़ होना चाहिए, 10x साइज़ होना चाहिए, लेकिन ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 2x है कि 10x है कि छोटा है कि बड़ा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये एक विज़ुअली हम इसको देख के बता देते हैं। इसका कोई थंब रूल नहीं होता है कि इतना परसेंट या इतना वो होना चाहिए। जो वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं उनका कैंडल्स की लेंथ बड़ी होती है, जो वोलेटाइल नहीं होते हैं उनकी लेंथ छोटी होती है। तो ये विद एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा, लेकिन अगर आपको क्वांटिफ़ाई कर इनिशियली देखना है कि क्या है, तो आप यूज़ कर सकते हैं एक इंडिकेटर जिसको बोलते हैं एटीआर एवरेज ट्रू रेंज। तो ये क्या करता है एटीआर के आगे आपका एक नंबर लिखा होगा, तो जनरली आप यूज़ कर सकते हो जो मतलब लेट्स से अगर हमने बोला एटीआर 100 तो इसका मतलब ये होता है कि पिछली 100 कैंडल्स की जो टोटल रेंज है, उसका एवरेज कितना था, ठीक है? तो आप ये देख सकते हो कि जो करंट कैंडल है, वो पिछली 100 कैंडल्स की रेंज के हिसाब से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। तो दिस कैन हेल्प यू इन डिटरमाइनिंग कि अभी कैंडल जो है वो बहुत भाग रही है सॉरी कैंडल बहुत बड़ी है कि छोटी है, कि नॉर्मल साइज़ है और उसका हम किस तरह से उसको एनालाइज़ करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स एनीवन? एवरीवन इज़ हियर या बोर होके सब चले गए? यस, अनुराग इज़ हियर उसके लिए यस सर बोला है या अनुराग बोर हो रहे हैं इसलिए यस सर बोला है? ओके, ओके। चलिए ठीक है, आज का हमारा कैंडल का मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? अब इसमें आपको क्या करना है, अभी तक जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं बस उसको चार्ट में जाकर देखना है और प्रैक्टिस करना है। तो कॉम्बिनेशन का क्या कंबाइन करके क्या बन के आ रहा है उसकी आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और बुलिश है कि बेयरिश है, वो आप प्रैक्टिस कीजिए इसके लिए, ठीक है? एंड कोई डाउट्स हैं तो अभी पूछ लीजिए, इस पूरे उसमें कोई डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए। बाकी इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं लेके और आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँगा, यूट्यूब पे डाल दूँगा एंड यू कैन चेक ओवर देयर, ठीक है? कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए अभी।